एक लड़का, उसके माता पिता की मौत हो जाती है। अपने माता पिता के अंत्येष्टि संस्कार करता है, फिर इसके बाद घर में अपने भाई और भाभी के साथ रहने लगता है। कुछ दिन व्यतीत होता है। अब उस लड़के की भाभी की नीयत खराब हो जाती है। उसकी भाभी सोचती है कि अगर यह घर से कहीं चला जाता, घर से भाग जाता, तो यहाँ की संपत्ति हम लोगों की हो जाती। यही सोच करके उसकी भाभी उसको समय समय पर खाना नहीं देती, समय समय पर खरी खोटी सुनाया करती। वह लड़का लाचार हो गया और अपने घर से निकल जाता है, अपने गांव में जा करके रहने लगता और घूम घूम करके मेहनत मजदूरी करता और उसी से अपनी जीविका चलाता। एक रोज की बात है, उस लड़के पर उसके दोस्त की नजर पड़ जाती है। उसका दोस्त दुबई कमा रहा होता है। उसका दोस्त अपने पैसे से उसका पासपोर्ट बनवाता है, फिर उसको दुबई लेकर के जाता है। दुबई जिस शेख के यहाँ वह लड़का जाता है, उस शेख की खूबसूरत बीवी थी। एक रोज स्नान करके अपने कमरे में अपने बदन को सुखा रही थी, जो शरीर पर पानी होता है उसको सुखा रही थी और निर्वस्त्र अवस्था में थी। यह लड़का तभी चाय लेकर के उसी कमरे में प्रवेश कर जाता है। जब अपनी मालकिन को देखता है, मालकिन निर्वस्त्र अवस्था में है, तो वह अपने सर को झुका करके वहां से चाय एक टेबल पर रखता है और वहां से निकलना चाहता है। तभी उसकी मालकिन उस लड़की को रोक देती है, उस लड़की को अपने पास बुलाती है और उस लड़की के बदन को सहलाने लगती है और उस लड़की के साथ संबंध बनाना चाहती है। लेकिन इसके बाद जो हुआ, कहानी में आप सबको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है असम प्रदेश से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम लालचंद होता है। लालचंद की पत्नी का नाम सावित्री देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में दो बेटा होते हैं। बड़े वाले बेटे का नाम सोहन होता है, छोटे वाले बेटे का नाम मोहन होता है। दोनों बच्चे बड़े ही खूबसूरत थे, बड़े ही इंटेलिजेंट थे। इधर लालचंद जी मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे, गारे माटी का काम करते थे, दिहाड़ी मजदूरी करते थे। उसी से जो आमदनी होती थी अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे और घर का खर्च देखते थे। दोनों बच्चे गांव के ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लिखने जाया करते थे। दोनों बच्चे जब एक ही साथ घर से निकलते थे, तब गांव घर के लोग उन दोनों को देख करके कहते थे कि दोनों बच्चे सोहन और मोहन दोनों राम और लक्ष्मण जैसे इन दोनों की जोड़ी लगती है। गांव के लोग इन दोनों बालकों की खूब तारीफ करते थे। दोनों बच्चे साथ साथ घर जाते, साथ साथ स्कूल जाते, साथ साथ खेतों में काम करते, साथ ही साथ कहीं खेलने जाते। ऐसे धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। इधर धीरे धीरे जब इन दोनों की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, दोनों इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, तब दोनों घर ही पर रह करके गांव में गारे माटी का काम करते, दिहाड़ी मजदूरी करते और अपने पिता के साथ रहते। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक रोज लालचंद जी मार्केट गए हुए थे सब्जी लाने के लिए। सब्जी लेकर के घर आ रहे थे। पगडंडी रास्ता होता है, पगडंडी रास्ते से आ रहे थे। अगल बगल झाड़ियां लगी हुई थी, उसी रास्ते से आ रहे थे। तभी झाड़ी से निकल करके एक सर्प उनके पैर में डस लेता है। शाम का वक्त हो चुका था, हल्का हल्का अंधेरा था। उनको लगा कि कोई गुस्सा फाड़ लिया है। अब लालचंद जी अपने घर पर आते हैं, पत्नी को सब्जी देते हैं और जाकर के चारपाई पर लेट जाते हैं। पत्नी सावित्री देवी खाना बनाती हैं। खाना बनाने के बाद अपने दोनों बच्चों को खिलाते हैं, फिर लालचंद जी को खाना देती हैं और स्वयं खाती हैं। सभी लोग खाना खा करके सो जाते हैं। जब सभी लोग खाना खा करके सो जाते हैं, इधर धीरे धीरे रात व्यतीत हो जाती है, सवेरा होता है। अब दोनों बच्चे सोहन मोहन उठ करके शौच के लिए जाते हैं और शौच करके घर पर आते हैं। इधर और थोड़ा लेट होता है। लालचंद जी अपने चरपाई छोड़ करके उठ नहीं पाते हैं, उनकी मौत हो चुकी थी। अब उनकी पत्नी उनको जगाने के लिए जाती हैं, सावित्री देवी, कि अभी तक उठे नहीं, इतना वक्त हो चुका, अभी क्यों उठे नहीं। जब उन अपने पति को जगाने के लिए जाती हैं, अपने पति के पास जाती हैं, देखती हैं उनके मुख से झाग निकला हुआ था और उनकी नाड़ी को टोती हैं, नब्ज टटोलती हैं, देखती हैं तो उनकी नाड़ी बिल्कुल शांत हो चुकी थी। अब वो समझ जाती हैं कि इनकी मौत हो चुकी है।
अपने पति के शव से लिपट करके रोने लगती हैं सावित्री देवी। जब रोने लगती हैं, चीख पुकार सुन करके दोनों बच्चे सोहन मोहन वहां आ जाते हैं। सोहन मोहन अपने पिता को देखते हैं, उनके मुख पर झाग लगा हुआ था। जब देखते हैं, नाड़ी टटोलते हैं, देखते हैं नाड़ी बिल्कुल शांत है, वे भी रोने लगते हैं। समझ जाते हैं कि हमारे पिता की मौत हो चुकी है। चीख पुकार सुन करके गांव घर के लोग, पास पड़ोस के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। जब पास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, फोन के द्वारा सभी हितई नतई के लोगों को खबर कर दिया जाता है। हितई नतई के लोग वहां आते हैं। फिर इसके बाद उनकी अंत्येष्टि क्रिया कराने के लिए लोग उनको लेकर के जाते हैं। अक्सर जिन लोगों की मौत सर्प डसने से होती है, सभी को पता चल गया कि इनको सर्प ही डसा है, तब मुख से झाग निकला हुआ है, तब इनको लोग केले के वृक्ष में बांध करके एक नदी में प्रवाहित कर देते हैं। अक्सर आप लोग जानते होंगे कि जिनको सर्प डसता है, उनकी मौत हो जाती है, तो उनको केले के पेड़ में बांधकर प्रवाहित कर दिया जाता है, उनको जलाया नहीं जाता है। लालचंद के साथ भी यही हुआ, इनके शव के साथ यही होता है। लोग केले के वृक्ष में बांध करके उनको प्रवाहित कर देते हैं नदी में। फिर इसके बाद दोनों बच्चे घर पर आते हैं। अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया जो होती है सब संपन्न होता है। फिर इसके बाद 13वीं संस्कार संपन्न कराते हैं। 13वीं संस्कार जब संपन्न हो जाता है, फिर अपने ही घर पर रह करके वही दिहाड़ी मजदूरी करते और जीविकोपार्जन करते। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक रोज सावित्री देवी अपने भाई जोखूलाल को फोन लगा देती हैं। फोन लगा करके कहती हैं कि भैया, मैं बिल्कुल वृद्ध हो चुकी हूँ, मैं कब तक घर में खाना बनाऊंगी, घर का काम काज देखूंगी, किसी लड़की वाले को लेकर के आओ, सोहन की शादी करा दो। सोहन शादी के योग्य हो चुका है। जब इतनी बात जोखूलाल सुनते हैं, कहते हैं ठीक है बहना, मैं जल्द ही एक लड़की वाले को लेकर के आऊंगा। अब जोखूलाल हितई नतई में इस सोहन की शादी की चर्चा करने लगते हैं। तभी एक लड़की वाले का पता चलता है कि उनकी लड़की सयानी है, शादी करना चाहते हैं। लड़की वाले का नाम राजेंद्र होता है। राजेंद्र जोखूलाल से संपर्क साधते हैं। अब जोखूलाल राजेंद्र को लेकर के सोहन के घर पर आते हैं। राजेंद्र के लड़की का नाम रीता होता है, जिस लड़की की शादी करना चाहते थे राजेंद्र। अब जब राजेंद्र सोहन के घर आते हैं, जोखूलाल कहते हैं कि यही मेरा भांजा है, इसी की शादी करनी है, देखो अगर पसंद हो तो शादी की तारीख तय कर दी जाए। राजेंद्र जब सोहन को देखते हैं तो कहते हैं हाँ, सोहन हमें पसंद है, रीता से शादी के लिए सोहन बिल्कुल पसंद है, परफेक्ट। और जब इतनी बात जोखूलाल सुनते हैं, तब अपनी बहना से कहते हैं, सावित्री देवी से, कि बहन पंडित जी को बुला लाओ और शादी की तारीख तय कर दी जाए। राजेंद्र जी को लड़का बिल्कुल पसंद है, हमारा भांजा पसंद है। अब सावित्री देवी मोहन को भेजती हैं। गांव के बगल में एक पंडित जी थे, उन्हीं को मोहन को भेज देते हैं कि जाओ बुला लाओ। अब मोहन जाता है, पंडित जी को बुला लाता है। पंडित जी आते हैं, पतरा देखते हैं, शादी की मुहूर्त को बताते हैं, शादी की तारीख तय करते हैं, बताते हैं। जब शादी की तारीख तय हो जाती है, तब सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं। जिस दिन सोहन की शादी थी, सोहन बड़े धूमधाम से अपनी बारात को लेकर के राजेंद्र के घर जाता है। राजेंद्र बड़े गर्मजोशी से सभी का स्वागत करते हैं। फिर इसके बाद पूरी रीति रिवाज के अनुसार ये सोहन रीता से शादी करता है। पूरी रात शादी करता है। शादी जब संपन्न हो जाती है, सवेरा होता है, अपनी पत्नी रीता को विदा करा करके सोहन अपने घर पर लाता है। माँ सावित्री देवी कार से अपनी बहू को निकालती हैं और अपने घर के अंदर लेकर के जाती हैं। हितई नतई के लोग, पास पड़ोस के लोग दुल्हन को देखते हैं, रीता को देखते हैं, तो सभी लोग तारीफ करते हैं, हाँ भाई सोहन की दुल्हन बड़ी खूबसूरत है। फिर धीरे धीरे शाम होता है। अगले दिन सोहन की और रीता की सुहाग रात होती है। दोनों सुहाग रात मनाते हैं। फिर इसके बाद हंसी खुशी से सभी लोग घर में रहने लगते हैं और अपना दिन बिताने लगते हैं। एक दिन की बात है, सोहन की माँ शौच करने के लिए खेत की ओर गई हुई थी। वहीं उनका सर चक्कर देने लगता है, जमीन पर गिर जाती हैं। जमीन पर कुछ कंकड़ पत्थर थे, उसी पर उनका सर पड़ता है और उनके सर से ब्लड बहने लगता है और वहीं बेहोश पड़ी रहती हैं। थोड़ा वक्त बीतता है। जब घर पर नहीं आती हैं, तब रीता अपने पति से कहती है कि माँ कभी की शौच के लिए गई हुई हैं, अभी घर पर आई नहीं, जरा उनका पता लगा। अब सोहन मोहन दोनों भाई
अपनी माँ का पता लगाने के लिए खेत की ओर जाते हैं। देखते हैं तो उसकी माँ खेत में बेहोश पड़ी हुई है और काफी ब्लड बह चुका है। तुरंत आनन फानन में दोनों भाई अपनी माँ को लेकर के एक हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट चालू करते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद सावित्री देवी की मौत हो जाती है। जब इस बात की जानकारी डॉक्टर साहब सोहन मोहन को देते हैं, दोनों भाई अपनी माँ के लाश से लिपट करके खूब रोते हैं। माँ के लाश को घर पर लेकर के आते हैं, फिर हितई नतई पास पड़ोस के लोगों को लेकर के स्मशान घाट जाते हैं। माँ की अंत्येष्टि संस्कार करते हैं, फिर 13वीं संस्कार संपन्न कराते हैं। फिर धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। अब दोनों भाई और रीता एक साथ सभी लोग रहने लगते हैं। कुछ दिन व्यतीत होता है। अब सोहन मुंबई कमाने के लिए चला जाता है। जब कमाने के लिए चला जाता है, कुछ दिन तक वहां कमाता है, घर पर पैसा भेजता है। इधर जब घर पर पैसा भेजता है, मोहन पैसा पाता है, घर का काम काज करता है। लेकिन अब जब पैसा देखने लगी रीता, तो उसकी नीयत बिगड़ने लगी। उसे लगा कि हमारे पति की जो कमाई है सब मोहन रख लेता है, यह तो घर बैठे ही अमीर बन जाएगा, हमारा पति इसको बराबर पैसा देते रहेंगे, हम लोग कंगाल हो जाएंगे। क्यों न मोहन को यहाँ से भगा दिया जाए, हमारे पति की पूरी कमाई बचेगी और यहाँ की सारी संपत्ति हम लोगों की हो जाएगी। उसकी नीयत ऐसे खराब होती है। अब वह हर रोज खरी खोटी सुनाया करती मोहन को रीता, और कभी कभी खाना भी नहीं देती और गालियां बकती। मोहन लाचार हो गया। अपने भाई से इस बात को कहा तो उसका भाई भी मोहन को डांटने लगा कि तुम हमारी बीबी को लांछन लगा रहे हो, वह ऐसा कर ही नहीं सकती, वह कितनी सीधी सादी औरत है। वह अपने भाई की बात को नहीं मानता है। मोहन रोने लगा। अब वो घर छोड़ के मोहन निकल देता है। अब मोहन घर छोड़ कर के गांव में चला जाता है। गांव में घूम करके दिहाड़ी मजदूरी करता और करता और किसी मंदिर पर किसी चबूतरे पर रह करके खाना बनाता, वहीं खाता पड़ा रहता, या किसी के घर पर खा लेता, दिन भर पड़ा रहता, रात को वो किसी मंदिर पर सो जाता। ऐसे ही समय बिता रहा था। एक रोज की बात है, मोहन का एक दोस्त था जिसका नाम रविंदर था। रविंदर की नजर पड़ जाती है मोहन पर। रविंदर कहता है कि मोहन तुम अपने घर क्यों नहीं जाते हो? मैं देखता हूं कि तुम यहीं मजदूरी करते हो, मंदिर पर खाना बना लेते हो, खा लेते हो, मंदिर पर सो जाते हो, या किसी के घर खाते हो, सो जाते हो, क्यों घर नहीं जाते हो? तब मोहन रो रो करके सारी बात बताने लगा कि भैया, मेरी भाभी मुझे खाना नहीं देती समय पर, उसे लग रहा है कि मैं भैया की सारी कमाई खुद रखता हूँ, और सोचती है कि अगर यह घर से भाग जाएगा, हमें लगता है कि सोचती है घर से चला जाएगा तो यहाँ की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। जब इतनी बात रविंदर सुनता है तब वो अभी गमगीन हो जाता है। कहता है कि तुम एक काम करो, मैं तुम्हारा पासपोर्ट बनवा देता हूँ, तुम मेरे साथ दुबई चलो, वहां कमाओ, अच्छा खासा पैसा कमाओगे, कुछ दिन में अच्छा पैसा कमा लोगे, तुम्हारे भविष्य के लिए पैसा हो जाएगा, तुम आना घर पर, घर बनवा लेना, शादी कर लेना और अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी से ऐशो आराम से जिंदगी बिताना। जब इतनी बात सुनता है मोहन तो कहता है भैया, अगर ऐसी बात कर रहे हो तो ठीक है, मैं चलूंगा, पर मैंने कोई काम सीखा नहीं, मैं क्या करूंगा वहां चलकर? तब रविंदर कहता है कि खाना बना लेते हो, गार्डन में पानी दे सकते हो, झाड़ू पोछा कर सकते हो? कहता है हाँ भैया, ये तो मैं कर सकता हूँ। कहता है तब ठीक है, मैं तुम्हारा पासपोर्ट बनवाता हूँ और तुम्हें लेके चलूंगा। अब इतनी बात जब मोहन सुनता कहता है ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा। इधर रविंदर एक शेख से बात करता है, जिस शेख के यहाँ रहता था रविंदर स्वयं, उसी शेख से बात करता है। रविंदर उस शेख की 4 व्हीलर कार चलाता था। उस शेख को जहाँ कहीं ले जाना होता था, उसकी बीवी को ले जाना होता था, ले जाता था और घर पर लाता था, ये उसका काम था। अब उसी शेख से बात करता है रविंदर। शेख से कहता है कि साहब, हमारा एक मित्र है, वह आपके यहाँ नौकरी करना चाहता है, घर का खाना बनाएगा, गार्डन में पानी दे देगा, झाड़ू पोछा कर सकता है, क्या मैं उसको आपके यहाँ लेकर के आऊँ? जब इतनी बात वह शेख सुनता है कहता है ठीक है, मैं वीजा भेज देता हूँ, उसको अपने साथ लेकर के चले आना। इधर इतनी बात जब रविंदर सुनता है, फोन कट कर देता है और रविंदर
मोहन का पासपोर्ट अपने पैसे से बनवाता है। कुछ ही दिन में पासपोर्ट बनवा करके तैयार कर दिया। इधर वह शेख वीजा को मोहन के रविंदर के घर भेज देता है। रविंदर उस वीजा को मोहन को दे देता है। अब एक दिन की बात है, रविंदर अपने दोस्त मोहन को अपने साथ लेकर के दुबई के लिए रवाना हो जाता है। दुबई के एयरपोर्ट पर उतरता है। वह शेख जिससे कि यहाँ नौकरी करता था रविंदर, वह शेख आता है और इन दोनों को रिसीव करके अपने घर पर लेकर के जाता है। रविंदर उस शेख की गाड़ी चलाता और ये मोहन उस शेख को खाना बनाता, शेख की बीवी को खाना खिलाता, फिर इसके गार्डन में काम करता, झाड़ू पोछा कर दिया करता। यही उसका काम था। अच्छा खासा पैसा कमाने लगा मोहन और अपने अकाउंट में पैसा जमा करने लगा। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हुआ। उस शेख की जो पत्नी थी उसका नाम नाबिया शेख था। नाबिया शेख बेहद खूबसूरत थी, लेकिन कुछ दिन व्यतीत हुआ, वह शेख एक दूसरी पत्नी से शादी कर लिया, एक दूसरी लड़की से शादी कर लिया। उस लड़की का नाम फातिमा शेख था। वह लड़की निहायत ही खूबसूरत थी। उससे वह शेख शादी करके दूसरी जगह बस गया और यहाँ की सारी संपत्ति नाबिया शेख के नाम कर दिया। अब रविंदर कुछ दिन तक तो वहां रहा, फिर इसके बाद अपने घर चला आया। लेकिन मोहन जो था नाबिया शेख का खाना बनाता और उसके गार्डन में काम करता, झाड़ू पोछा कर दिया करता और वहीं पड़ा रहा, काम करता रहा। एक रोज की बात है, नाबिया शेख स्नान करके अपने कमरे में निर्वस्त्र अवस्था में थी। अपने बदन के पानी को सुखा रही थी। सोचती है कि बदन का पानी सूख जाएगा तब मैं कपड़ा पहनूंगी। इतने में मोहन चाय लेकर के उसके कमरे में प्रवेश होता है। जब वहीं चाय लेकर के प्रवेश होता है, देखता है नाबिया निर्वस्त्र अवस्था में लेटी पड़ी है। उसकी नजर नाबिया पर पड़ जाती है और तुरंत मोहन अपने सर को झुका लेता है, नजरें नीचे कर लेता है और चाय टेबल पर रखता है, वहां से निकलना चाहता है। तभी नाबिया की नजर मोहन पर पड़ जाती है। अब जब वही गेट के पास पहुंचा, दरवाजे के पास पहुंचा मोहन, तभी नाबिया उसको रोक देती है। कहती है मोहन यहाँ आओ, दरवाजा बंद कर दो। जब इतनी बात करती है वही मोहन ठहर जाता है। फिर नाबिया बुलाती है लेकिन वह नहीं आता। फिर थोड़ा फोर्स करती है और उसको जबरदस्ती बुलाती है। तब मोहन उसके पास जाता है। वह नाबिया बिल्कुल कामुक्त हो चुकी थी। मोहन को देखते ही, मोहन बड़ा खूबसूरत था। काफी दिन हो चुके थे शेख के साथ संबंध बनाए। अब वह नाबिया इस लड़के के साथ संबंध बनाना चाहती है। उसको अपने बेड पर बैठा लेती है। बेड पर बैठाने के बाद उसके बदन को सहलाने लगती है। बदन को सहलाते हुए कहती है मोहन तुम मुझे बेहद पसंद हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मोहन कहता है मालकिन आप मेरी मालकिन हैं, मैं आपका नौकर हूं, मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता। जब इतनी बात सुनती है नाबिया कहती है कि मोहन मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, तुम मुझसे शादी करो और मेरे साथ संबंध बनाओ। तुरंत उसको अखबार में समेट लेती है और अपने साथ सुलाती है। उठ करके बैठ जाता है मोहन। फिर कहता है मालकिन आप मेरी मालकिन है, अगर इस बात की जानकारी मेरे मालिक को चल जाएगी, पता नहीं मालिक मेरे साथ क्या करेंगे, और आप मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो, मैं गरीब हूँ, आप यहाँ कमाने के लिए आया हूँ, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। लेकिन वह नहीं मानती है। इतने में मोहन उठ करके वहां से भागना चाहता है। फिर इसके जो ही भागना चाहता है वह नाबिया कहती है कि मोहन क्या तुम नपुंसक हो, भाग रहे हो? जब इतनी बात मोहन सुनता है तुरंत मुड़ जाता है। सोचता है कि मालकिन मुझे नपुंसक कह रही है, अगर मैं इसके साथ संबंध बनाता हूँ तब संबंध बनाऊंगा यह तो खुश हो जाएगी, लेकिन मेरे मालिक को पता चल जाएगा, पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। पर वह सोचने पर मजबूर हो जाता है। जब वह बार बार नपुंसक कहती है तब वह संबंध बनाने के लिए राजी हो जाता है। अब वह मालकिन के साथ संबंध बनाने लगता है, मालकिन को खूब खुश करता है, कई घंटों संबंध बनाता है। मालकिन बेहद खुश हो जाती है और राहत की सांस लेती है, जैसे संतुष्टि की सांस लेती, कहती है कि मोहन आज मैं संतुष्ट हुई हूँ काम कीड़ा से। फिर काम कीड़ा करने के बाद मोहन वहां से हटता है। फिर इसके बाद वह नाबिया शेख अपने पास उसको बैठाती है। बैठाने के बाद कहती है कि मोहन तुम मुझसे शादी कर लो। मोहन कहता है मालकिन अब कैसी बात कर रही हैं? तब वह नाबिया से कहती है क्या मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मुझसे शादी नहीं कर सकती? जब इतनी बात सुनता है मोहन कहता है कि आप बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन आप मेरी मालकिन हैं,
वह जिद कर बैठती है। नाबिया कहती नहीं, तुम मुझसे शादी करो और तुम यहाँ की पूरी संपत्ति, हमारी जो संपत्ति है, मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी। जब इतनी बात मोहन सुनता है और बार बार फोर्स करती है नाबिया, तब वह लड़का मोहन राजी हो जाता है उससे शादी करने के लिए। अब नाबिया वहीं के कोर्ट में जाती है, मोहन से शादी करती है। मोहन से शादी करने के बाद कुछ दिन तक तो वहीं रहती है। फिर इसके बाद मोहन के साथ वहां की संपत्ति बेच करके असम आ जाती है, मोहन के घर आ जाती है। मोहन वहीं अपना एक आशियाना बनाता है, अलग आशियाना बनाता है और फिर इसके बाद उस नाबिया के साथ रहने लगता है। फिर कुछ दिन तक दोनों साथ बिताते हैं। फिर एक कंपनी चलाने लगते हैं। एक कंपनी, दोनों साथ साथ में आते जाते थे और कंपनी चलाते थे, अच्छा पैसा कमाने लगते हैं। दोनों एक ही साथ जीवन बिताने लगते हैं, दोनों हंसी खुशी से जीवन बिताने लगते हैं। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं, नाम लेने के लिए अपील किए थे। एक हैं ब्रजेंद्र सिंह, जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। डॉक्टर राकेश सैनी जी हैं, इनकी पत्नी रानी सैनी जी हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। चंचल यादव जी हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के हैं, हमारी हर कहानियों को ये लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं। दिनेश चौबे जी हैं, जो कि बिहार गोपालगंज के रहने वाले हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते पसंद करते हैं। श्रवण मौर्य जी हैं, जो कि कच्छ गुजरात से हैं, ये भी हमारी कहानियों को सुनते बेहद पसंद करते हैं। ये लोग नाम लेने के लिए अपील की थी। आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप लोगों का भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।